और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा, केंद्र सरकार सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। दूरदर्शन आप लोगों से अपील करता है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरते। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से आज असंगठित क्षेत्र के कामगारों का डाटाबेस बनाने के उद्देश्य से ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई श्रम पोर्टल का अनावरण किया। इस मौके पर केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली सहित विभागीय अधिकारी मौजूद थे। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कामगार पंजीयन के बाद केंद्र सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा ले सकेंगे। कामगारों को एक बार पंजीयन कराने के बाद बार बार पंजीयन कराने की जरूरत नहीं होगी। अनावरण के साथ ही अब यह पोर्टल सभी राज्यों को हस्तांतरित हो गया है। आप सभी से अपेक्षा है कि आप अपने सतत प्रयासों से ज्यादा श्रमिकों को इस पोर्टल में पंजीकृत करवाएंगे। इस मौके पर केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि केंद्र सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक विकास की किरण को पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी कामगारों को सूचीबद्ध किया जाएगा। श्री यादव ने कहा कि संसद में हमेशा मांग होती है कि देश के सबसे बड़े कामगार वर्ग के लिए उनका डाटाबेस तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि कामगारों के लिए पंजीयन की पद्धति को अत्यंत सरल बनाया गया है ताकि आसानी से असंगठित क्षेत्र के कामगार अपना पंजीयन करा सके। उस सपने को आगे बढ़ाने के लिए है। देश के प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करते समय उन्होंने जो सबसे पहले वाक्य कहे थे, उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गरीबों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है और हम सब की एक सामूहिक जिम्मेदारी है कि जो देश के विकास का लाभ है वो समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को मिले। ये सच है कि संसद के अंदर विभिन्न समय से इस बात की मांग की जाती रही थी कि देश में जो सबसे बड़ा कामगार वर्ग है, असंगठित क्षेत्र है, उसमें एक डाटा बने। पार्लियामेंट में भी पहले अर्जुन सेन गुप्ता कमेटी से लेकर काफी सारे सांसदों ने इस पर अपने विचार रखे। 2014 में जब सरकार आई तो एक सचिव स्तर की कमेटी का भी गठन किया गया और 2016-17 में सरकार ने अपनी बजट स्पीच में भी इस विषय को रखा कि असंगठित क्षेत्र में हमें एक डाटा का मैकेनिज्म करना होगा।
इधर केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद श्रमिक भाइयों और बहनों को भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने के लिए बार बार पंजीयन की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि ई श्रम कार्ड पर लिखा यूएएन देश के सभी राज्यों में वैलिड होगा। श्री तेली ने विश्वास व्यक्त किया कि आजादी के बाद पहली बार असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए ई श्रम पोर्टल की शुरुआत की गई है। ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करने के बाद श्रमिक भाइयों एवं बहनों को भारत सरकार की सोशल सिक्योरिटी स्कीम का फायदा लेने के लिए बार बार पंजीकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। असंगठित श्रमिक वर्ग जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, माइग्रेंट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स, प्लेटफॉर्म एवं गिग वर्कर्स आदि को एक डिजिटल ई श्रम कार्ड मिलेगा, जिसको वो पोर्टल से या मोबाइल ऐप से अपडेट भी कर सकेंगे। ई श्रम कार्ड पर लिखा यूएएन देश के सभी राज्यों में वैलिड होगा। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के 46,164 नए मरीज मिले हैं। इस दौरान 34,159 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 46,164 नए मामले सामने आए, जबकि 34,159 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। इसके बाद देश में 3,17,88,440 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कोरोना के सक्रिय मामले 3,33,725 रह गए हैं। वहीं रिकवरी रेट 97.63% हो गई है। इधर झारखंड में कोविड के खिलाफ जारी जंग में सफलता मिलती नजर आ रही है। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान 8 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 21 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में फिलहाल सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 144 रह गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 60 करोड़ 38 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए जा चुके हैं। 10,000 से ज्यादा कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 80,40,407 टीके लगाए गए। इधर झारखंड में भी टीकाकरण अभियान तेज गति से चल रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची में 7,393 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए गए। राजधानी रांची में आज 66 केंद्रों पर कोरोना का टीका लगाया गया। इसमें शहरी क्षेत्र में 34 और ग्रामीण क्षेत्र में 32 केंद्र शामिल थे। रांची के बहुबाजार स्थित संत मिखाइल नेत्रहीन विद्यालय में आज नेत्रहीन बच्चों को कोरोना रोधी टीका लगाया गया। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा है कि कोरोना काल में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देवदूत के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन किया है। श्री गुप्ता आज स्वयंसेवी संस्था एक पहल द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि समाज की सेवा में जुटे संस्थान बधाई के पात्र हैं। उन्होंने फ्रंटलाइन वॉरियर के रूप में काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ताओं के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि सभी लोगों के सहयोग से झारखंड ने कोरोना को नियंत्रण करने में पूरे देश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। राज्य में कई जिलों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी होती जा रही है। इस सिलसिले में बाबा नगरी देवघर में पिछले कुछ दिनों से एक भी संक्रमित मरीजों की पहचान नहीं हुई है। दूसरी तरफ जिले में कोरोना रोधी टीकाकरण अभियान काफी जोर शोर से चलाया जा रहा है, जिसके कारण पड़ोसी राज्य बिहार के बांका और चकाई जिले में भी बड़ी संख्या से लोग कोरोना का टीका लेने के लिए देवघर पहुंच रहे हैं। तो आता होगा ना सब देने के लिए। नहीं किया उधर घुटवा पंचायत में तो अभी नहीं दिया है ये वैक्सीन लेने के लिए। क्या वहाँ नहीं है? वहाँ तो है, लेकिन अभी उपलब्ध नहीं है। उपलब्ध नहीं है। तो कितना आदमी आ गया है आप लोग यहाँ? 200 आदमी करेगा। 200 आदमी।
नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय इन्वेस्टर्स मीट की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति 2021 का शुभारंभ कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री टाटा ग्रुप, होंडा, मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर्स, डालमिया भारत सीमेंट के अलावा एनटीपीसी और सेल के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इसके तहत 1 लाख करोड़ रुपए तक निवेश कराए जाने का लक्ष्य है। इसमें राज्य सरकार इच्छुक निवेशकों के साथ बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग भी करेगी। इस दौरान वे निवेशकों के प्रस्तावों और सुझावों से भी रूबरू होंगे। भारत की नई ड्रोन नीति को अधिसूचित कर दिया गया है। नई नीति के तहत अब डीजी एक्ट के द्वारा ड्रोन के आयात को नियंत्रित किया जाएगा। भी पंजीकरण या लाइसेंस जारी करने से पहले किसी सुरक्षा मंजूरी की आवश्यकता नहीं होगी। ड्रोन नियम 2021 के तहत अधिकतम जुर्माना घटाकर 1 लाख रुपए किया गया है। डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर हरे, पीले और लाल क्षेत्रों के साथ इंटरएक्टिव हवाई क्षेत्र का नक्शा प्रदर्शित किया जाएगा। सभी ड्रोन का ऑनलाइन पंजीकरण डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा। साथ ही हवाई अड्डे की परिधि से 8 से 12 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र में ग्रीन जोन और 200 फीट तक के क्षेत्र में ड्रोन के लिए संचालन के लिए किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। ड्रोन और ड्रोन टैक्सियों में भारी पेलोड से ले जाने की क्षमता को 300 से बढ़ाकर 500 किलोग्राम कर दिया गया है। ड्रोन उड़ानों की अनुमति की संख्या घटाकर 25 से 5 कर दी गई है। ड्रोन के ट्रांसफर और डी रजिस्ट्रेशन के लिए निर्धारित प्रक्रिया को आसान किया गया है। व्यापार के अनुकूल नियामक व्यवस्था की सुविधा के लिए मानव रहित विमान प्रणाली संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। कार्गो डिलीवरी के लिए ड्रोन कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे। गैर व्यावसायिक उपयोग के लिए नैनो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन के संचालन के लिए किसी पायलट लाइसेंस की अब जरूरत नहीं होगी। साथ ही सामान की आवाजाही के लिए अब ड्रोन कॉरिडोर विकसित होंगे। साथ ही व्यापार के अनुकूल नियामक व्यवस्था की सुविधा के लिए मानव रहित विमान प्रणाली संवर्धन परिषद की स्थापना की जाएगी। ड्रोन नियम भारत में इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण की शुरुआत है। नियम विश्वास और स्वप्रमाणन के आधार पर आधारित हैं। अनुमोदन, अनुपालन आवश्यकताओं और प्रवेश बाधाओं को काफी कम कर दिया गया है। नए ड्रोन नियम इस क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स और हमारे युवाओं की काफी मदद करेंगे। ये नवाचार और व्यापार के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। ये भारत को ड्रोन हब बनाने के लिए नवाचार, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग में भारत की ताकत का लाभ उठाने में मदद करेगा। तो नई ड्रोन नीति आज अधिसूचित कर दी गई है। व्यावसायिक और गैर व्यावसायिक प्रक्रमों के लिए अब इसकी सुलभता आसान होगी। लोहरदगा के उपायुक्त दिलीप टोपो ने आज कुडू प्रखंड के नावाटोली में 4 गांवों के किसान समूहों द्वारा बनाई गई संस्था का उद्घाटन किया। संस्था का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उत्पादों को बढ़ावा देना है। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि आगे बढ़ने के लिए संगठित होकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने टाटा, बिरला और अमूल कंपनी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक दिन इन कंपनियों की शुरुआत हुई थी जो आज देश भर में अग्रणी कंपनी के रूप में अपनी पहचान बनाई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई कार्यक्रम चला रही है। खासकर अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए सरकार की ओर से लोगों को बकरी पालन, सुअर पालन, मुर्गी, बत्तख पालन का प्रशिक्षण दिया गया है। इससे अब किसान खेती के साथ साथ अतिरिक्त आय भी कर रहे हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका प्रखंड का पालीडी गांव अनुसूचित जनजाति बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी द्वारा कई तरह के प्रशिक्षण दिए गए हैं। गांव की भाग्यवती सरदार के पास पहले 2-3 मुर्गियां थीं, लेकिन प्रशिक्षण के बाद आज उनके पास 80 से 90 मुर्गी और बत्तख हैं, जिसे बेचकर वो अब आसानी से महीने में 8 से 10 हजार कमा लेती हैं। सप्ताह हमरा 3-4 के बिक्री करी 1000-1200 पैसा कमाई और पैसा कमाई करी और खेत बाड़ी गई लगाई और नहीं तो छाना दर लगाई, छाना दर खर्चा वर्चा हो जाए। भाग्यवती सरदार के पुत्र मुकुल सरदार और उनकी पत्नी हीरावती सरदार बताती हैं कि JTDS से मुर्गी पालन का उन्हें प्रशिक्षण, जिसका फायदा उन्हें होने लगा है। अब वो इस काम से हो रही आमदनी से खेती बाड़ी भी आसानी से कर पा रही हैं और घर चलाना भी आसान हुआ है। हम लोग के घर में अभी 80 से ज़्यादा मुर्गियां हैं
और हम लोग सप्ताह में 3-4 मुर्गे बाजार बेचने के लिए लेके जाते हैं, जिनसे हम लोग को 1000-1500 रुपया का आमदन हो जाता है। इसी प्रशिक्षण का लाभ उठाकर कई ग्रामीण अब यहाँ मुर्गी और बत्तख पालन कर रहे हैं, जिससे इनकी आमदनी बढ़ी है। निश्चित तौर पर खेतीबाड़ी के साथ मुर्गी और बत्तख पालन किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में कारगर साबित हो रहा है। जमशेदपुर से राजेश कुमार, लालदास की रिपोर्ट। कोडरमा जिला प्रशासन की पहल पर अब मंडल कारा में बंद कैदियों को बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराने की योजना बनाई जा रही है। इस सिलसिले में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर राजीव प्रसाद ने उपायुक्त आदित्य रंजन से मुलाकात की और कैदियों को उपलब्ध कराए जाने वाले पाठ्यक्रम के विषय में विचार विमर्श किया। उन्होंने बताया कि ओपन बेसिक एजुकेशन के तहत 3, 5 और 8वीं कक्षाओं तक तथा एक अन्य कार्यक्रम के तहत 11वीं और 12वीं की पढ़ाई कराई जाएगी, जिसमें वोकेशनल कोर्स की सुविधा उपलब्ध होगी। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद समीर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार आदिवासियों के विकास की गति को रोकने का काम कर रही है। श्री उरांव आज रांची में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य में उग्रवाद और आपराधिक घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और सरकार कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही है। श्री उरांव ने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ, सबका विकास और सभी वर्गों के विश्वास के साथ काम कर रही है। हमें राज चाहिए, किसी दूसरी सरकार ने नहीं कर सका, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य के अंदर बैठे हुए जो मुखिया लोग हैं, मंत्री लोग हैं, ये लोग केवल अपने झोला भरने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार से राज्य का संसाधन है, उन संसाधनों को दोहन करने का काम कर रहा है, चाहे वो माइनिंग के क्षेत्र में हो, चाहे वो विकास के अन्य विभागों के कामों के आधार पर जो यहाँ होना चाहिए, उनके जो संसाधन जो है उसको भी लूटने का काम क्या झारखंड सरकार के लोगों ने आज यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में करने का काम कर रहा है। कार्य समिति बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा विधायक दल के नेता और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार आदिवासियों के अस्तित्व को समाप्त करने में जुटी है। उन्होंने कहा कि बैठक में जनजातीय समुदाय की संस्कृति और झलकियां देखने को मिल रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जनजातीय समाज के उत्थान और विकास के लिए कृत संकल्पित है। बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री बी सतीश, फगन सिंह कुलस्ते और प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर उरांव सहित बड़ी संख्या में कार्य समिति सदस्य मौजूद थे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगानिस्तान की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी दी। यह बैठक नई दिल्ली के संसद भवन में हुई। बैठक के बाद विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान से कितने भारतीय लौट आए हैं, कितने लोगों को सुरक्षित निकाला जाना है तथा संकट से जूझ रहे देश को लेकर भारत की क्या रणनीति है जैसे विषयों की जानकारी विभिन्न दलों के नेताओं को दी। कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के निर्देश पर विदेश मंत्री ने ये बैठक बुलाई है। बैठक में अफगानिस्तान को लेकर भारत के रुख के बारे में सभी दलों के नेताओं को अवगत किया जा रहा है। साथ ही अफगानिस्तान को लेकर सभी दलों की चिंताओं को सरकार दूर करने का प्रयास कर रही है। भारत वहां से अपने सारे कूटनीतिक स्टाफ को वापस बुला चुका है। ऑपरेशन देवी शक्ति के माध्यम से भारत सरकार वहां से अपने नागरिकों और अफगानियों को वापस ला रही है। अब तक अफगानिस्तान से 600 से ज्यादा लोगों को भारत लाया जा चुका है। अमृत महोत्सव के अंतर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय 23 से 29 अगस्त तक आइकॉनिक सप्ताह मना रहा है, जिसमें सूचना प्रसारण मंत्रालय से जुड़े सभी मीडिया यूनिट्स देश भर में आजादी के महत्व, स्वाधीनता सेनानियों, खासतौर से गुमनाम नेताओं के योगदान को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आकाशवाणी ने बुधवार को साबरमती आश्रम पर आधारित विशेष कार्यक्रम निशान प्रसारित किया। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में विशेष कैप्सूल भी चलाया गया। दूरदर्शन ने इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक से डॉक्यूमेंट्री प्रसारित किया। दूरदर्शन समाचार ने नए भारत का सफर कार्यक्रम में विधायी सुधारों पर कार्यक्रम प्रसारित किया।
डीडी इंडिया पर भी जर्नी ऑफ न्यू इंडिया इमरजेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट कार्यक्रम प्रसारित किया गया। एनएफडीसी ने अपने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर क्रॉसिंग ब्रिजेस फिल्म को प्रदर्शित किया। फिल्म डिवीजन इंडिया एट 75 वॉयज ऑफ प्रोग्रेस शीर्षक से अपने वेबसाइट और यूट्यूब पर फिल्म फेस्टिवल भी आयोजित कर रहा है। पीआईबी ने देश भर में अलग अलग जगह पर आजादी के आंदोलन में महिलाओं के योगदान, गुमनाम नेताओं सहित अन्य मुद्दों पर वेबिनार आयोजित किया। प्रकाशन विभाग की मुंबई और लखनऊ में क्षेत्रीय पुस्तक प्रदर्शनी चल रही है। प्रकाशन विभाग ने गुमनाम नगा नेता रानी गैटिनलियू पर आधारित पुस्तक की जानकारी उपलब्ध कराई। न्यू मीडिया विंग 8 ब्लू बीचेस ऑफ इंडिया श्रृंखला के तहत कासरकोट बीच पर एक वीडियो पोस्ट किया। न्यू मीडिया विंग ने आइकॉनिक इंडिया पर भी वीडियो प्रकाशित किया, जिसमें भारतीय भाषाओं को उजागर किया गया है। बीओसी ने गीतों और नाटकों के जरिए पूरे देश में तकरीबन 150 कार्यक्रम चलाए। अजय विक्रम सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व में घटित महानतम संघर्षों में से एक है। डीडी न्यूज आपके लिए प्रतिदिन संघर्ष की एक झलक पेश कर रहा है। इसी कड़ी में आज आपको दिखाते हैं आजादी के संघर्ष में सुबोध राय और नारायण सुब्बाराव हार्डिकर के योगदान के बारे में। आज हम बात करेंगे सुबोध राय की। वे प्रसिद्ध चिट्टागोंग हथियारों की लूट की टीम में सबसे युवा क्रांतिकारी थे। सुबोध राय को झुंकू रॉय के नाम से भी जाना जाता था। उनका जन्म 26 अगस्त 1915 को चिट्टागोंग में हुआ था। रॉय भारत के स्वाधीनता आंदोलन से प्रभावित क्रांतिकारी समाजवादी थे। रिवॉल्यूशनरी इंडियन सोशलिस्ट पार्टी के नेता सूर्य सेन ने 1930 में चिट्टागोंग में अंग्रेजों के हथियारों के मालखाने पर छापा मारने की योजना बनाई। योजना के तहत चिट्टागोंग में 2 मालखानों पर कब्जा करना शामिल था। क्रांति की ज्वाला को और तेज करने के लिए धन जुटाने के उद्देश्य से चिट्टागोंग में इंपीरियल बैंक को लूटना और क्रांतिकारियों को जेल से छुड़ाना भी योजना का हिस्सा था। 18 अप्रैल को इस योजना पर अमल किया गया। क्रांतिकारियों के एक समूह ने यूरोपियन क्लब के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया। क्रांतिकारी पुलिस के मालखाने के बाहर एकत्र हो गए, जहां सूर्य सेन ने सैन्य सलामी ली, राष्ट्रीय ध्वज फहराया और अंतरिम रेवोल्यूशनरी सरकार की घोषणा की। क्रांतिकारी भोर होने से पहले ही चिट्टागोंग से निकल पड़े और चिट्टागोंग हिल रेंज की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें छिपने के लिए सुरक्षित ठिकाने की तलाश थी, लेकिन कुछ ही दिनों में पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। मुकदमे के बाद रॉय को 1934 में पोर्ट ब्लेयर की सेलुलर जेल भेज दिया गया। 1940 में जेल से रिहा होने के बाद रॉय राजनीति में आ गए और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। 26 अगस्त स्वाधीनता सेनानी डॉक्टर नारायण सुब्बाराव हार्डिकर की पुण्यतिथि भी है। उन्होंने कांग्रेस सेवा दल की स्थापना की थी। हार्डिकर का जन्म 1889 में धारवाड़ में हुआ था। उनके पिता का नाम सुब्बाराव और माता का नाम यमुनाबाई था। उन्होंने कलकत्ता के कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स में मेडिसिन का अध्ययन किया। उसके बाद हार्डिकर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए। अमेरिका में उनकी मुलाकात लाला लाजपत राय से हुई और वे उनके निकट सहयोगी बन गए। हार्डिकर अमेरिका में कई राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हो गए। वे हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ अमेरिका के अध्यक्ष भी रहे। उन्होंने शिकागो में भारतीय विद्यार्थियों का सम्मेलन आयोजित किया। वे होम रूल लीग में भी शामिल हुए, जिसकी स्थापना लालाजी ने की थी। लालाजी के साथ हार्डिकर ने यंग इंडिया पत्रिका भी प्रकाशित की। अमेरिका और कनाडा में रहने के दौरान उन्होंने वहां रहने वाले भारतीयों को भारत के स्वाधीनता संघर्ष की जानकारी दी। हार्डिकर ने स्वाधीनता संघर्ष के दौरान कई आंदोलनों में हिस्सा लिया। झंडा जुलूस में शामिल लोगों पर ब्रिटिश पुलिस के अत्याचार और राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के विरोध में कांग्रेस ने झंडा सत्याग्रह आरंभ किया। हार्डिकर के नेतृत्व में ये आंदोलन नागपुर में शुरू हुआ। वे कई बार जेल गए। इस दौरान डॉक्टर हार्डिकर ने ऐसे संगठन के बारे में सोचा जिसमें उत्तम चरित्र वाले अनुशासित और प्रशिक्षित युवा शामिल हों। इसका परिणाम 27 दिसंबर 1923 को कांग्रेस के काकीनाडा अधिवेशन में सेवा दल के गठन के रूप में सामने आया। सेवा दल ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। डॉक्टर हार्डिकर ने 1925 में मासिक पत्रिका वॉलेंटियर का प्रकाशन शुरू किया और पूरी तरह से सेवा दल के लिए समर्पित हो गए।
डॉक्टर हार्डिकर 1952 से 1962 तक 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। उन्हें 1958 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। 26 अगस्त 1975 को डॉक्टर हार्डिकर का निधन हो गया। उनकी जन्मशती की स्मृति में 1989 में डाक टिकट भी जारी किया गया। आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। राज्य में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची से प्राप्त सूचना के अनुसार अगले 4 दिनों तक राज्य के कई जिलों में हल्के तथा भारी बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान जमशेदपुर में सर्वाधिक 79 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। इधर राजधानी रांची में आसमान में बादल छाए रहे और कहीं कहीं पर हल्की बारिश हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों को ऐसे विषयों पर विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया है जिनके बारे में कार्यक्रम की आगामी कड़ी में वे अपने विचार रख सकें। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 27 अगस्त तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या माईगॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 29 अगस्त सुबह 11 बजे मन की बात। डीडी झारखंड अब आपके लिए हर रविवार शाम 5 बजे संथाली समाचार पत्रिका पेश कर रहा है। इस 15 मिनट के संथाली समाचार पत्र में आपको हफ्ते भर की खबरों का सार मिलेगा। निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटन नहीं। जोहार खबर झारखंड रे आपे आतंक दराम। अब आपके लोकप्रिय चैनल डीडी झारखंड पर हर रविवार शाम 5 बजे से देखिए संथाली भाषा का साप्ताहिक समाचार खबर संथाली, जिसमें आपको अपनी भाषा में समसामयिक गतिविधियों और कला संस्कृति से जुड़ी खबरों की बहुरंगी छटा देखने को मिलेगी। डीडी झारखंड के इस नई शुरुआत का आप भी हिस्सा बने और निज भाषा में समाचार देखें। तो याद रखिए, दिन रविवार, समय शाम 5 बजे। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने की ई श्रम पोर्टल की शुरुआत। श्रम मंत्री ने कहा, असंगठित क्षेत्र के कामगारों को मिलेगा डिजिटल ई पोर्टल कार्ड। कोविड-19 की रफ्तार में आ रही है कमी। राज्य में पिछले 24 घंटे में 8 नए संक्रमितों की पहचान। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने देवदूत के रूप में निभाई भूमिका। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कल नई दिल्ली में झारखंड औद्योगिक एवं निवेश प्रोत्साहन नीति का करेंगे शुभारंभ। कई उद्योगपतियों के साथ बैठक। और भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव ने कहा, केंद्र सरकार सभी वर्गों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। सबसे पहले मन स्वच्छ
नामुमकिन को हाँ मुमकिन हमने करके दिखाया है। जन जन ने हाथ मिलाकर सपना सच्चा बनाया है। सदियों से जो ना देखा किसी ने वो सपना है देखा। हाँ स्वच्छ बने